नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आप हैं विदुष पैटर्न के फेसबुक पेज पर। विदुष पैटर्न समानता के मूल्यों के लिए लगातार प्रतिबद्ध हैं और आज डॉक्टर विद्योत्मा जी के जन्मदिन पर मैं कुछ कविताओं के माध्यम से उन्हें छोटी सी भेंट अर्पित कर रहा हूँ। मैं शुरुआत कर रहा हूँ नादिया अंजुमन, जो अफ़गानी कवित्री हैं, उनकी लिखी हुई कविता से, हल्की नीली यादें। इसका अनुवाद किया है अनिल जन्मेजय जी ने। ओ विस्मृति के पहाड़ों में निर्वासित मेरे लोगों, ओ मेरे रत्नों और जवाहरातों, क्यों खामोशी के कीचड़ में सोए हुए हो तुम। ओ मेरे आवाम, गुम हो चुकी है तुम्हारी यादें, तुम्हारी हल्की नीली वो आसमानी यादें। हमारे दिमागों में गाद भर चुकी है और विस्मरण के समुद्र की लहरों में गायब हो चुके हो तुम लोग। कहाँ गई तुम्हारी सोच की वह धारा, कहाँ गया वह तेज बहाव विचारों का। किन लुटेरों ने लूट लिया पक्के सोने का वह बुत, तुम्हारे सपनों में बसा हुआ था जो। आंधी तूफान की वेला है यह, इसी तूफान से पैदा हुआ है उत्पीड़न और दमन। कहाँ है तुम्हारा वो जहाज, चांदी का बना निरभ्र वो चंद्रयान कहाँ गया। इस कड़क सर्दी के बाद जो मौत को जन्म देती है, अगर समुद्र सो जाएगा गहरी नींद और निर्जीव और निस्पंद हो जाएगा, अगर बादल खोलेंगे नहीं दिल में जमे दुख की गांठ, अगर ये चांदनी माँ मुस्कुराएगी नहीं और बांटेगी नहीं अपना प्यार, अगर पर्वत का सख्त दिल पिघलेगा नहीं और उन पर छाएगी नहीं हरियाली, तो क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि तुम्हारा नाम पहाड़ों के ऊपर सूरज की तरह चमके। क्या तुम्हारी यादें फिर पैदा होंगी, तुम्हारी हल्की नीली आसमानी यादें। बाढ़ के पानी से घिरी मछलियों की आंखों में जुल्म और दामन की बारिश का डर है, जुल्म और दमन की बारिश का डर है। क्या इन आंखों में आशा की चमक आएगी, ओ विस्मृति के पहाड़ों में निर्वासित मेरे लोगों। दूसरी कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की है। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। यदि तुम्हारे घर के कमरे में आग लगी हो, तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो। यदि तुम्हारे घर के कमरे में लाशें सड़ रही हो, तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो। यदि हाँ, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहें और नदियां, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखें, अनबने रहें। यदि तुम ये नहीं मानते, तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं, न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, वो अंधा है। जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से, हत्यारों का धंधा है। यदि तुम ये नहीं मानते, तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का पतन है। ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं होता, आकाश में फहराते झंडों को काला करता है। जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हों और उन पर लाशें गिर रही हों, वो धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती, तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो। तुम्हें यहाँ सांस लेने तक का अधिकार नहीं, तुम्हारे लिए नहीं रहा अब ये संसार। आखिरी बात, बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी माफ मत करो, चाहे वह तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का स्वनाम धर्म में
पहरेदार। अगली कविता है एमिली डिकिंसन की। इसका अनुवाद किया है मनोज पटेल ने। तुम बुझा नहीं सकते हो आग को। तुम बुझा नहीं सकते हो आग को। जला सकने वाली कोई चीज बुझ सकती है खुद से ही, बिना किसी पंखे के, सबसे धीमी रात को भी। ज्वार को लपेट कर तुम रख नहीं सकते किसी दराज में, क्योंकि हवाओं को पता चल जाएगा उसका और वे बता देंगी तुम्हारे देवदार फर्श को। अगली कविता है संतुष्टि, और ये कविता है आतोरिनी कास्तेलो की। अनुवाद किया है यादवेंद्र जी। जीवन भर संघर्ष करते रहने वालों के लिए सबसे सुंदर चीज है सफर के अंत में खड़े होकर स्वीकार करना, हमारा अटूट भरोसा था लोगों में और जीवन में, और न जीवन ने और न ही लोगों ने कभी हमें निराश किया, नीचा दिखाया। यही एक ढंग है जिससे मर्द बनते हैं मर्द और औरतें बनती हैं औरतें, लड़ते हुए एक दिन और रात अंत तक लोगों की और जीवन की खातिर। जब पूरी कर लेती है यात्रा ये जिंदगियां, तो लोग बाग धीरे से खोलते हैं द्वार और उतर जाते हैं नदी की अतल गहराइयों में। एक एक सीढ़ी नापते नापते सदा के लिए, पर इस प्रकार वे तिरोहित नहीं होते, बल्कि दूर से दिखती रहने वाली लौ जैसा नया रूप धर लेते हैं और जीवित रहते हैं सदा सर्वदा लोगों के दिलों में नजीर बनकर। जीवन भर संघर्ष करते रहने वालों के लिए सबसे सुंदर चीज है सफर के अंत में खड़े होकर स्वीकार करना, हमारा अटूट भरोसा था लोगों पर और जीवन में, और न जीवन ने और न ही लोगों ने कभी हमें निराश किया, नीचा दिखाया। अगली कविता है सुबह का नगमा। इसे लिखा है नाजिम हिकमत ने और अनुवाद किया है सुरेश सनिल ने। आसमान के 3 दरवाजे हैं सुबह के, एक है उनमें से उम्मीद। उसे हासिल करो और बच्चों के हवाले करो, उसी के साथ बड़ा होने दो, लंबा तगड़ा होने दो, लंबे डग भरने दो। सुनो सुनो, आसमान में 3 दरवाजे हैं सुबह के, उनमें एक है रोज की रोटी तुम्हारे हाथों में दमकती हुई, उसे दमकता रहने दो और मुहिम को तेज करो। सुनो, मैं कहती हूँ सुनो, आसमान तलक 3 दरवाजे हैं सुबह के, उनमें एक है खौफ, उसे बंद करा दो। रोटी तुम्हारी है, उम्मीद तुम्हारी है, फिर खौफ की भला क्या औकात, अगर हाथों की अगले हाथों तक रसोई है। अगली कविता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की ही अंत में। अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता, सुनना चाहता हूं एक समर्थ सच्ची आवाज यदि कहीं हो, अन्यथा इससे पूर्व कि मेरा हर कथन, हर मंथन, हर अभिव्यक्ति शून्य से टकराकर फिर वापस आए, उस अनंत मौन में समा जाना चाहता हूं जो मृत्यु है। वह बिना मरे, वह बिना कहे मर गया, या अधिक गौरवशाली है ये कहे जाने से कि वह मरने से पहले कुछ कह रहा था जिसे किसी ने नहीं सुना। अगली कविता है, ये भी कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की है। आज पहली बार। आज पहली बार थकी शीतल हवा ने शीश मेरा उठाकर चुपचाप अपनी गोद में रखा और जलते हुए मस्तक पर कांपता सा हाथ रखकर कहा, सुनो मैं भी पराजित हूं, सुनो मैं भी भटकी हूं, सुनो मेरा भी कोई नहीं, सुनो मैं भी अटकी हूं, पर न जाने क्यों पराजय ने मुझे शीतल किया, भटकाओं ने गति दी। नहीं कोई था, इसी से सब हो गए मेरे, मैं स्वयं को बांटती ही फिरी, किसी ने मुझको यति नहीं दी। लगा मुझको उठाकर कोई खड़ा कर गया और मेरे दर्द को मुझसे बड़ा कर गया। आज पहली बार।
और अगली कविता है और आज की मेरे तरफ से अंतिम कविता भी है, सविता सिंह ने लिखी है। इस कविता का शीर्षक है अक्षर। आखिर में लौट गई उस किताब में जिसका मैं पन्ना थी। अंत तक प्रतीक्षा की, अंत तक पेड़ कहते रहे तुम आ रहे हो, अंत तक जंगल तुम्हें पुकारता रहा। एक चिड़िया अंत तक कहती रही अभी लौट जाओ, एक दिन तुम्हें पढ़ने कोई अवश्य आएगा। अभी तुम अक्षरों, बिंबों, ध्वनियों में रहो, अभी तुम्हारा अर्थ खुल नहीं पाएगा। तुम्हें समझने वालों में अभी सबसे कम नुकसानदेह किताब ही है। लौट जाओ उसी में चुपचाप बेआवाज जाकर, लग जाओ अपनी जगह। अंत तक यह मानने की इच्छा नहीं थी, लौटने की निष्ठुर विवशता थी, मगर और अक्षर तो मैं थी ही पीले किसी पन्ने पर कब से टिकी। इन कविताओं के माध्यम से डॉक्टर विद्योत्मा को एक छोटी सी भेंट मेरे लिए। और आज आप पूरे दिन विदूष पैटर्न पर बहुत सारे लोगों ने जो अपनी भेंट दी है, अपने अपने कला के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति दी है, वो आप सुनेंगे, समझेंगे। और सबसे बड़ा काम जो विदूष पैटर्न का है, समानता के मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध रहना और एक लड़ाई जो जिसे कहते हैं ना, वो भी करते रहना। तो उसमें ये मंच या ये संस्था मैं कहूँ वो सफल रहे हमेशा। और ये कविता आप सबके लिए भी और एक भेंट भी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बात कि आज शाम को 4 बजे सोपान जोशी जी होंगे हमारे साथ और हम लोग उनको सुनेंगे। बहुत सारी बातें उनसे होंगी, आपके कुछ प्रश्न भी होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं उन बातों को सोपान जोशी जी से। तो आज शाम 4 बजे लाइव होंगे हमारे साथ सोपान जोशी जी, तो आप सभी ज़रूर जुड़ें उस सत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। नमस्कार। समानता के मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध विदूष पैटर्न फेसबुक पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं डॉक्टर विद्योत्मा रावत जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कुछ कविताओं का पाठ करने जा रही हूँ और साथ ही विदु दीदी के जो उनका जो बैटन है जो हम युवाओं ने थामा है, उसको, उनके विचारों को आगे बढ़ाने की भी कोशिश करूँगी। और उसी के चलते मैं कुछ कविताओं का पाठ करने जा रही हूँ, जिसमें से पहली कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। नाम है इस बात का मुझे बड़ा दुख नहीं है। जिंदगी में कोई बड़ा दुख नहीं है, जिंदगी में कोई बड़ा सुख नहीं है, इस बात का मुझे बड़ा दुख नहीं है, क्योंकि मैं छोटा आदमी हूँ। बड़े सुख आ जाएं घर में तो कोई ऐसा कमरा नहीं जिसमें उसे टिका दूं। यहाँ एक बात इससे भी बड़ी दर्दनाक बात यह है कि बड़े सुखों को देखकर मेरे बच्चे सहम जाते हैं। मैंने बड़ी कोशिश की उन्हें सिखा दूं कि सुख कोई डरने की चीज नहीं है, मगर नहीं। मैंने देखा है कि जब कभी कोई बड़ा सुख उन्हें मिल गया रास्ते में, बाजार में या किसी घर में, तो उनकी आंखों में खुशी की झलक तो आई, किंतु साथ डर भी आ गया है। बल्कि कहना चाहिए खुशी झलकती है, डर छा गया है। उनका उठना, उनका बैठना कुछ भी स्वाभाविक नहीं रह पाता। और मुझे इतना दुख होता है देखकर कि मैं उनसे कुछ कह नहीं पाता। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि बेटा, यह सुख है, इससे डरो मत, बल्कि बेफिक्री से बढ़कर इसे छू लो। इस झूले के पैंग निराले हैं, बेशक इस पर झूलो, मगर मेरे बच्चे आगे नहीं बढ़ते।
खड़े खड़े ताकते हैं। अगर कुछ सोचकर मैं उनको उसकी तरफ धकेलता हूं तो चीख मारकर भागते हैं। बड़े बड़े सुखों की इच्छा इसलिए मैंने न जाने कब छोड़ दी। कभी एक गगरी उन्हें जमा करने के लिए लाया था, अब मैंने उन्हें फोड़ दिया। और इसी क्रम में अगली कविता है सविता सिंह जी की, नक्षत्र नाचते हैं। हमारी आपसी दूरियों में ही प्रेम निवास करता है। हमारी आपसी दूरियों में ही प्रेम निवास करता है आजकल, सत्य ज्यों कविता में। ये आंसू क्यों तुम्हारे, ये आंसू क्यों तुम्हारे, यह कोई आखिरी बातचीत नहीं हमारी। हम मिलेंगे जब सब कुछ समाप्त हो चुका होगा, इस पृथ्वी पर सारा जीवन। मिलना एक उम्मीद है, मिलना एक उम्मीद है जो बची रहती है चलाती इस सौर मंडल को। हमारी इस दूरी के बीच ही तो सारे नक्षत्र नाचते हैं। हमें इन्हें साथ साथ देखना चाहिए, हम अभी जहां भी हैं वहीं से। और इन्हीं सविता सिंह जी की अगली कविता है, मैं तारों का एक घर। न जाने कितने तारे मेरी आंखों में आ आकर ध्वस्त होते जा रहे हैं। उनकी तेज रोशनी, गहन ऊष्मा उनकी आकर मेरी आंखों में बुझती रही है। मैं इन तारों का एक विशाल दीप्त घर बन गई हूँ, जिसमें मनुष्यों की भांति ये मरने आते हैं। आज भी हर रात एक तारा उतरता है मुझ में। हर रात उतना ही प्रकाश मरता है, उतनी ही ऊष्मा चली जाती है कहीं। अब अगली कविता युगांडा के प्रमुख कवि सोलोमन ओचो ओब्री की है और कविता का नाम है जब आप सो रहे हो। जब आप सो रहे हो एक आंख जगी होनी चाहिए, क्योंकि जब खतरा आ ही जाए सिर पर वह एक गवाह तो हो ही सकती है। जब आप सो रहे हो एक हाथ को तो मुस्तैद होना ही चाहिए, क्योंकि यदि आ ही जाए कोई लुटेरा वह शरीर का बचाव तो कर सकता है। जब आप सो रहे हो एक कान को सतर्क रहना ही चाहिए, क्योंकि यदि कोई फुसफुसाए वह राज की बात सुन तो सकता ही है। यदि आप मर भी जाते हैं तब भी मरे नहीं, यदि आप मर भी जाते हैं तब भी मरे नहीं। मौत को इतनी भी छूट ना दे कि वह आपको मार दे। इस कविता का अनुवाद किया था राजेश चंद्र ने। अगली कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है और ये 3 भागों में विभाजित है। बड़ी छोटे छोटे भाग हैं इसके, जिसमें से पहला भाग है, भेड़िए की आंखें सुर्ख हैं। उसे तब तक घूरो जब तक तुम्हारी आंखें सुर्ख ना हो जाएं। उसे तब तक घूरो जब तक तुम्हारी आंखें सुर्ख ना हो जाएं। और तुम कर भी क्या सकते हो जब वह तुम्हारे सामने हो। यदि तुम मुंह छिपा भागोगे तो भी तुम उसे अपने भीतर इसी तरह खड़ा पाओगे यदि बचे रहे। भेड़िए की आंखें सुर्ख हैं और तुम्हारी आंखें। दूसरा भाग है इसका, भेड़िया गुर्राता है। भेड़िया गुर्राता है, तुम मशाल जलाओ। उसमें और तुम में यही बुनियादी फर्क है। भेड़िया मशाल नहीं जला सकता। अब तुम मशाल उठा भेड़िए के करीब जाओ। अब तुम मशाल उठा भेड़िए के करीब जाओ। भेड़िया भागेगा। करोड़ों हाथों में मशाल लेकर एक एक झाड़ी की ओर बढ़ो। सब भेड़िए भागेंगे। फिर उन्हें जंगल के बाहर निकाल बर्फ में छोड़ दो। भूखे भेड़िए आपस में गुर्राएंगे, एक दूसरे को चीत खाएंगे। भेड़िए मर चुके होंगे और तुम। तीसरा भाग है इसका, भेड़िए फिर आएंगे। अचानक तुम में से ही कोई एक दिन भेड़िया बन जाएगा।
उसका वंश बढ़ने लगेगा। भेड़िए का आना जरूरी है तुम्हें खुद को चाहने के लिए, निर्भय होने का सुख जानने के लिए, मशाल उठाना सीखने के लिए। इतिहास के जंगल में हर बार भेड़िया माद से निकाला जाएगा। आदमी साहस से एक होकर मशाल लिए खड़ा होगा। इतिहास जिंदा रहेगा और तुम भी और भेड़िया। अब अगली कविता कवि वेंडी कोप की है, जिसका अनुवाद किया है गोविंद प्रसाद बहुगुणा ने, और कविता का नाम है उबाऊ होना। भगवान करे दिलचस्प समय में जियो, यह चीनी श्राप या गाली है। यदि तुम मुझसे पूछने लगो कि क्या कुछ नया चल रहा है, तो मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नया नहीं है, सिवाय यह कहने के कि यह बगीचा खूब फूल फल रहा है। मुझे थोड़ा जुकाम लगा था, पर अभी थोड़ा ठीक है। मैं संतुष्ट हूं जैसे घटनाएं घटित हो रही हैं। हाँ भाई, वह वैसा ही है जैसा उसे होना चाहिए। वह पहले जैसा खूब खा रहा है, खूब सो रहा है और खर्राटे मार के सो रहा है। मैं अपने काम में लगी हूं और वह अपने काम में लगा है। मुझे पता है यह सब बड़ा उबाऊ होता है। मेरे उथल पुथल भरे जीवन में काफी नाटक हो चुके हैं, रोना धोना और जुनूनी प्यार पुचकार। मैं तो टंकी भर फुल हो गई। अब तो कोई खबर ना होना ही अच्छी खबर है, और यही बना रहे जितने समय तक रहे। यदि कुछ और घटित नहीं होता तो भगवान का शुक्र मनाइए। आहा, ऐसी सुंदर गोभी तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी। सब्जियों के लिए मेरी पसंद दिन प्रतिदिन बढ़ ही रही है। अगर तुम्हें किसी उमंग भरी उत्तेजना की तलाश है तो फूटो यहां से। मुझे अपने बोरिंग खोल में जाने दो। मैं पार्टियों में नहीं जाती। आखिर ये पार्टियां होती किसके लिए हैं? अगर तुम्हें किसी नए प्रेमी की तलाश नहीं है तो तुम शराब पीते हो और लोगों को सुनते हो, फिर थोड़ा और पीते हो, और अगला पूरा दिन तुमको उस खुमारी से निकलने के लिए चाहिए। मेरी इच्छा इतनी भर रहती है कि दिन भर कोई मेरे साथ रहे, और अब मुझे सुरक्षित सुबह मिल गई है। अपने लिए मुझे जिंदगी में एक ही ख्वाहिश है, मैं इसी तरह बोरिंग बनी रहूं और भी बोरिंग होती जाऊं। अब अगली कविता दुखी हरगिज नहीं हूं मैं, वार्सन शेयर की, जिसका हिंदी में अनुवाद किया है राजेश चंद्र ने। दुखी हरगिज नहीं हूं मैं, दुखी हरगिज नहीं हूं मैं, लेकिन वे लड़के जो तलाश में रहते हैं दुखी लड़कियों की, हमेशा ढूंढ ही लेते हैं मुझको। लड़की नहीं हूं अब, लड़की नहीं हूं अब मैं बिल्कुल भी, और दुखी तो हरगिज नहीं हूं। तुम देखना चाहते हो मुझे एक कारुणिक पृष्ठभूमि के साथ, ताकि स्वयं दिखाई दे सको रोशन और प्रबुद्ध, और देखने वाले कह सकें, वाह, क्या वह हद से ज्यादा दिलेर नहीं कि प्यार करता है ऐसी लड़की से जो साफ तौर पर इस कदर दुखी है। तुम सोचते हो कि बन जाऊंगी मैं रात का अंधियाला आसमान, ताकि बन सको एक सितारा तुम। मैं निगल जाऊंगी तुम्हें पूरे का पूरा। अगली कविता अपनी बेटियों के खूब मुश्किल नाम लिखो, जिसको भी वार्सन शेयर ने ही लिखा है, और इसका हिंदी अनुवाद राजेश चंद्र ने किया है। अपनी बेटियों के नाम ऐसे रखो कि करना ही पड़े जीभ का पूरा इस्तेमाल। कि अपनी बेटियों के नाम ऐसे रखो कि करना ही पड़े जीभ का पूरा इस्तेमाल। जैसे मेरा नाम मजबूर करता है मुझे सब सच सच बताने को तुम्हें। मेरा नाम मुझे नहीं देता इजाजत यकीन करने की ऐसे शख्स पर जो नहीं कर सकता ठीक ठीक उच्चारण
मेरे नाम का। धन्यवाद।